हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी पाठशाला में। देखिए, अब तक हमने भूगोल की जो यात्रा करी है आपके कक्षा 12 के लिए, उसमें हमने चैप्टर्स के वन लाइनर भी लिए हैं, चैप्टर्स के शॉर्ट वीडियो भी लिए हैं। मैं आपके लिए एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ। मैपिंग वर्क भी हमारा चल रहा है। कुछ दिनों से आप कह रहे थे कि सर बड़े क्वेश्चन लेकर आइए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थोड़ा अंतर वाले जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो वाले जो मोस्ट क्वेश्चन मान सकते हैं या अंतर वाले क्वेश्चन है, वो आपके सामने लेकर आया हूं। तो इन क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे उनको आपको शुरुआत कैसे करनी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा इसमें कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको करने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें अंतर क्या है। आप चलवासी के बारे में बात करेंगे तो आप समझेंगे कि एक जीवन निर्वाह व्यवसाय था, जिसके अंदर जो लोग थे वो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरा चरा रहे थे। जो क्षेत्र था काफी बड़ा था, कोई तकनीक का इस्तेमाल नहीं था, कोई वैज्ञानिक विधियों के द्वारा आप उनका ध्यान नहीं रखते थे, पशुओं का ध्यान नहीं रखते थे। पशु भी क्षेत्र के हिसाब से पाले जाते थे। जैसे मान लीजिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपने गाय और बैल पाल लिया, आपने अरब के मरुस्थलीय इलाके में आपने भेड़ पाल ली, ऊंट पाल ली। इस हिसाब से क्या होता था। जबकि अगर वाणिज्य की बात करें तो क्या करेंगे, ये एक पूंजी प्रधान व्यवसाय है, क्योंकि इसमें तकनीक का अधिक उपयोग होता है। यहाँ पर जो पशु है उनका वैज्ञानिक विधि से उनके स्वास्थ्य पर, उनके प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में जब तक उसका बेटा वो नहीं होगा, उसका आंसर नहीं हुआ, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि चलवासी पशुचारण, तो देखिए यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, बिल्कुल। और यह एक पूंजी प्रधान व्यवसाय है। ओके जी। यह व्यवसाय प्राकृतिक रूप से खुले क्षेत्र में किया जाता है, मैंने बताया आपको। जबकि यह व्यवसाय वैज्ञानिक विधि से किया जाने वाला आधुनिक व्यवसाय है। खुले क्षेत्र में नहीं किया जाता है ना। अगला आपका देखिए, आप इस पशुचारण में पशुओं के स्वास्थ्य व प्रजनन पर वैज्ञानिक विधि से ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि इस विधि में पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं वैज्ञानिक विधि से इस पर ध्यान दिया जाता है। यानी आपकी पॉइंट्स है ना बेटा, वो ऐसे बनने चाहिए, बिल्कुल सरल, पासबुक से नहीं, कोई ऐसे नहीं, बिल्कुल जो आप कहना चाहें। आपने लिखा कि ये जीवन निर्वाह है, आपने कहा नहीं ये पूंजी प्रदान है। आपने कहा ये खुले क्षेत्र में किया जाता है, तो आपने कहा नहीं वैज्ञानिक विधि से बंद क्षेत्र में किया जाता है। यहां पर आप वैज्ञानिक विधि से ध्यान दे रहे हैं, यहां पर नहीं दे रहे हैं। इस पशुचारण में जो पशुओं का उद्देश्य क्या होगा, जो उत्पाद आएगा उसका उद्देश्य क्या होगा? जीवन यापन होगा। जबकि यहां पर जो उत्पाद आएगा पशुचारण से, चाहे वो दूध हो, चाहे मांस हो, चाहे ऊन हो, उनको व्यापार के लिए हम उसको बेचेंगे, क्योंकि उद्देश्य व्यापारिक है। इस चलवासी पशुचारण में क्षेत्र के अनुसार विभिन्न पशुओं को पाला जाता है। जैसे मान लीजिए अरब के मरुस्थल की बात करें तो वहां पर मरुस्थलीय पशु पाले जाएंगे, भेड़ है, ऊंट है। आप अगर टुंड्रा प्रदेश में जाएंगे तो रेंडियर पाले जाएंगे। जबकि यहाँ पर एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे भेड़ पाल लिया, या बकरी पाल ली, या गाय पाल ली, या बेल या घोड़े पाल लिए। वर्तमान में चलवासी पशुचारण राजनीतिक सीमाओं बन जाने के कारण और खाली क्षेत्र में मानव बस्ती बन जाने के कारण बंद कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। जबकि ये जो वाणिज्य पशुचारण है, ये व्यापार के उद्देश्य विकसित क्षेत्रों में खूब किया जा रहा है। अगला, इसमें इसके क्षेत्र देखिए, क्षेत्र आप दोनों तरफ लिख सकते हैं। इसके क्षेत्र क्या है, आप सुबह ही कराया था, अफ्रीका में सहारा के मरुस्थल से, अरब थार के मरुस्थल से, चीन में गोबी का मरुस्थल, यूरोप और एशिया में टुंड्रा प्रदेश, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और मेडागास्कर। जबकि यहां पर क्षेत्र लेंगे हम, यहां पर क्षेत्र लेंगे वाणिज्य पशुचारण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में है। क्षेत्र प्रेरी का यूएसए, स्टेपिज मध्य एशिया, पंपास अर्जेंटीना, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटबेरी न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन बड़े में भी आ सकता है बेटा, छोटे में भी आ सकता है। चलवासी पशुचारण बड़े क्षेत्र में किया जाने वाला व्यवसाय है, जबकि यहां पर ये बड़े क्षेत्र में ना करके ये क्या किया जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में किया जाता है, जिसको हम रेंच कहते हैं। आप यूं समझ जाइए कि इसमें क्या होता है कि खेत को छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे पशु अभी यहां चल रहे हैं, जब यहाँ की घास खत्म हो जाती है तो इनको आगे शिफ्ट कर देते हैं, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। इस तरीके से इनको हम बाड़ों को क्या कहते हैं, रेंच कहते हैं, जिससे मृदा अपरदन में नहीं होता है और आपकी जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी नष्ट नहीं होते हैं। तो बेटा ये आप इसका अंतर है। लेकिन जब तक आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा बेटा, आप नहीं कर सकते। तो आप इसका उत्तर करेंगे, उसके बाद में आप अंतर अपने मन से कहीं पर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में तुलना कीजिए। अब यहां पर अंतर आना चाहिए सर। नाम गहन निर्वाह कृषि है, तो सर ये बताएं कि गहन निर्वाह कृषि मानसूनी क्षेत्रों में की जाएगी जहां जनसंख्या अधिक होगी,
जबकि विस्तृत वाणिज्यिक कृषि कहां पर की जाएगी, ये वहां पर की जाएगी जहां पर विकसित क्षेत्र होंगे। गहन निर्वाह कृषि का उद्देश्य ही क्या है, जीवन निर्वाह है, जीवन यापन है, जबकि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य पूंजी कमाना है, व्यापार है। गहन निर्वाह कृषि के अंदर मानव श्रम प्रधान होता है, क्योंकि अधिक जनसंख्या के क्षेत्र में की जा रही है तो मनुष्य का श्रम चाहिए, जबकि ये क्या होता है, तकनीक चाहिए, इसमें इसके अंदर यंत्रीकृत होता है, सारा काम इसके अंदर होता है। यहां पर और भी हम चीजें देखेंगे, तो इस तरीके से आपको इसके बारे में अंतर मालूम होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जैसे यह कृषि मानसून एशिया में घने बसे वाले क्षेत्रों में की जाती है, जबकि यह विकसित क्षेत्रों में कनाडा, यूएसए, ब्राजील, रूस, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि मानव श्रम पर आधारित है, जबकि यह कृषि यंत्रीकृत है। आपको खुद को पता है, जब लोग यहाँ ज्यादा है तो मानव श्रम ही तो लोगे, वो कोई उनको ठाले थोड़ी बैठाओगे, काम तो करेंगे ना वो। जबकि यहां पर ये यंत्रीकृत एवं तकनीक के साथ की जाती है। इस कृषि में जोतों का आकार छोटा होता है। आप भारत की बात देख लें बेटा, भारत के अंदर अगर जोत है यानी खेतों का आकार है, ये मान लीजिए किसी, अगर आप इसको उदाहरण लें, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए खेत है, ये खेत किसका था, एक रामलाल का था। उस खेत के उसके 4 बच्चे हुए, 4 बच्चों ने 4 हिस्से हो गए, फिर इसके भी बच्चे हुए, इसके भी हिस्से हो गए, इसके भी हिस्से हो गए, इससे भी हिस्से हो गए। तो अभी वर्तमान में जोतों का आकार छोटा है, पहली बात तो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा है कम है, तो समझिए आप, मेरे पास में अब ये खेत किसका है, ये मान लीजिए आप अर्जुन का है, और ये खेत किसका है, ये दीनदयाल का है। अब अर्जुन कितनी भी कोशिश कर ले, खेत का आकार, जोत का आकार छोटा है, वो गहनतम उपयोग करेगा इसका, लेकिन उसकी उपज कम होगी। लेकिन ये जो दीनदयाल है, ये भी अपने खेत पर पूरा जोर लगाएगा, लेकिन उपज कम होगी। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन तो हमेशा कम होगा। कहां पर, भारत जैसे देशों के अंदर प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा। लेकिन प्रति हेक्टर के अंदर ही 2 खेत जुड़ गए, मान लीजिए 2 खेत जुड़ गए, तो इन्होंने तो भूमि का पूरा गहनतम उपयोग कर लिया ना, समझिए आप। तो जब गहनतम उपयोग कर लिया, तो इसका प्रति हेक्टर उत्पादन दोनों को जोड़ेंगे तो वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां देखिए आप, इस कृषि में जोतों का आकार छोटा होता है, जबकि यहां बड़ा होता है। इस कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, भारत जैसे देशों में कम होगा, और प्रति हेक्टर उत्पादन ज्यादा होगा। जबकि यहां पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि यहां पर बड़े खेत होते हैं, बड़ी भूमि पर किया जाता है, जबकि प्रति हेक्टर उत्पादन कम होता है। यह कृषि जीवन निर्वाह कृषि, जिसका उद्देश्य जनसंख्या के लिए अधिकतम उत्पादन करना होता है, जबकि यह कृषि पूंजी प्रधान तथा व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, एक और कर सकते हैं आप, इस कृषि की मुख्य फसल क्या है, गेहूं है और चावल है। आपको पता है, गेहूं प्रधान, चावल प्रधान, जबकि इस कृषि की मुख्य फसल केवल गेहूं है। और भी अंतर कर सकते हैं बेटा, कि ये इस कृषि के अंदर क्या होता है, मतलब जैसे आप इस पे कर सकते हैं कि ये पूर्णतः क्या होती है, मानव श्रम पर आधारित होती है, ये यंत्रीकृत होती है, यंत्रों के आधार पर की जाती है ना। यहां पर आप कर सकते हैं कि यहां पर इस कृषि के अंदर जो जो मतलब जो उत्पादन होता है, फसल का उत्पादन होता है, वो केवल जीवन यापन के उद्देश्य से होता है, जबकि इसका उद्देश्य व्यापार के उद्देश्य से होता है। इस तरीके से आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। अब आपको पता होना चाहिए वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का मतलब होता है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए वहां पर 1 लाख लोग थे, 2 लाख हो गए, ये वृद्धि है। लेकिन वहां पर उनकी शिक्षा की कमी आई है, स्वास्थ्य की कमी आई है, तो विकास नहीं हुआ है। तो वृद्धि क्या होती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, ज्यादा भी होगी, कम भी होगी, लेकिन विकास हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है, यानी ये क्या होगा, धनात्मक ही होगा, धनात्मक ही होगा। अब देखिए, वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास मूल्य सापेक्ष होता है। मूल्य निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि केवल मूल्य पर आधारित होती है, मात्रा पर आधारित होती है, जबकि विकास मूल्य सापेक्ष होता है। जैसे मैं कहूं कि एक लाइन है, इस लाइन को आप छोटी कीजिए, इसके सापेक्ष एक लाइन खींच देंगे आप, यानी तुलनात्मक रूप से, इसलिए मूल्य सापेक्ष होती है। वृद्धि सकारात्मक होती है व नकारात्मक होती है, जबकि विकास केवल और केवल सकारात्मक होता है। मैंने बताया था अभी आपको, ये पॉजिटिव सेंस में काम करता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। तो एक ये अंतर है। अगला देखिए आप, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। देखो, इस सवाल को करने से पहले बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होते हैं अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक। जब तक आप उसको मालूम नहीं होगा, इसका अंतर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप अंतर हो चाहे कुछ भी हो, आपको उसका पहले उसका बेसिक होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्थान होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मूल स्थान कहते हैं। एक स्थान होता है यहां पर, जैसे मान लीजिए बी है, इसको हम गंतव्य स्थान कहते हैं। कुछ किसी कारणों से कोई लोग मूल स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाते हैं, जो कारण यहां की ओर धकेलते हैं वो प्रतिकर्ष कारक होते हैं, जो कारण यहां बुलाते हैं वो आपके अपकर्ष कारक होते हैं। अपकर्ष कारक अच्छे होते हैं, सकारात्मक होते हैं। प्रतिकारक धकेलते हैं, इसलिए नकारात्मक होते हैं। प्रतिकारक कारक जो होते हैं मूल स्थान की विशेषता होते हैं, जबकि अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान की विशेषता होते हैं। ये चीजें मैं आपको करा चुका हूं, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे पहले। तो देखिए क्या है
ये नकारात्मक होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, जबकि अपकर्ष सकारात्मक होते हैं। प्रतिकर्ष कारक मूल स्थान की विशेषता होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अभी बताया मैंने आपको। जबकि अपकर्ष कारक कहां की विशेषता होते हैं? गंतव्य स्थान की विशेषता होते हैं। प्रवास के जो प्रतिकर्ष कारक होते हैं वो व्यक्ति को मूल स्थान से धकेलते हैं, कहां? गंतव्य की ओर। तो देखिए, ये मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं, जबकि अपकर्ष कारक बुलाते हैं, गंतव्य स्थान के लिए आकर्षित करते हैं। और जितने भी नेगेटिव चीज, बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक उपद्रव है, प्रतिकूल जलवायु है, महामारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य की निम्न दशाएं हैं, वो सब प्रतिकर्ष कारक है। और जितने पॉजिटिव कारक हैं, काम के बेहतर अवसर है, रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, जीवन संपत्ति की सुरक्षा है, शिक्षा व स्वास्थ्य का उच्च स्तर है, या फिर हम बात करें अच्छी सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं, वो सब क्या होंगे? अपकर्ष कारक होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पांचवा है आपके पास में, और ये देखिए, अशोधित जन्म दर व अशोधित मृत्यु दर में क्या अंतर है? अब यहां पर समझने वाली बात है। अंतर वाले प्रश्न का मतलब ये ही नहीं कि बीच में लाइन खींच दी हर किसी के अंदर। यहां पर अंतर करने का ऐसा नहीं है, तो आप अलग अलग परिभाषा दीजिए। अशोधित जन्म दर क्या होती है? यहां पर स्पष्ट आपको दिमाग में आना चाहिए कि जन्म के अंदर बच्चों का ही जन्म होगा, और जन्म कौन देती? स्त्रियां देती है। तो यहां पर लेंगे प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। रटना नहीं है, बच्चों का जन्म होगा, जन्म स्त्रियां देगी, इसलिए प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। सूत्र है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। अब मरेंगे कौन? मर तो बेटा बड़े भी सकते हैं, तो इसलिए अपन स्त्रियों की जगह पूरा लेंगे, प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। रटना नहीं है, किसी वर्ष विशेष में जहां जीवित है वहां मृतक डाल दिए, और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए बेटा। मेरे ये क्वेश्चंस लाने का केवल यही दायित्व है। क्वेश्चन तो आपको हर कहीं मिल जाएंगे। मेरा क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि मैंने आपको लिखा और आपको रीड कर दिया खाली, मैं उसका अंतर आपको मतलब भी बता रहा हूं। और जब तक कि आपको क्वेश्चन का बेसिक पता नहीं होगा ना बेटा, तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। और काफी चीज कर सकते हैं आप, जैसे जीवन निर्वाह कृषि की बात करें, जो मैंने लिखा है उसके अलावा भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा है कि सर जीवन निर्वाह कृषि के अंदर क्या होता है? प्राकृतिक खाद का, है ना, रासायनिक खाद का कम काम आता है, यंत्रों का कम प्रयोग होता है। बिल्कुल होता है, और आप उधर लीजिए तो ज्यादा होता है। आप इस तरीके से ले सकते हैं, है ना। आप जीवन निर्वाह कृषि के अंदर ले सकते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि मुख्यतः क्या होती है? गेहूं और चावल के हिसाब से ही होती है, जहां पर चावल प्रधान और गेहूं प्रधान था, जबकि यहां पर क्या होती है? गेहूं और फसल चारा भी होता है इसके अंदर। इस तरीके से आपको जो भी अंतर आपको आते हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा खुद पे, और आप लिखिए। तो बेटा ये छोटा सा प्रयास है मेरा, मैं आगे भी ऐसे वीडियो डालूंगा, जैसे समय मिलेगा सुबह डालूं या शाम को डालूं, क्योंकि समय थोड़ा कम मिल पाता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस लेकर आया हूं। बाद में बड़े क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, विश्वास रखिए खुद पर भी और मुझ पर भी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुभ रात्रि बेटा।